बताइएगा संजय मल्होत्रा जी, जिन्हें हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर बनाया गया है, यह किस क्रम के गवर्नर होंगे? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू किस पर्वत पर स्थित है? तो याद रखिएगा काराकोरम बताइएगा। माउंट केटू कहिएगा या गार्डन नेशनल कहिए। 8,611 इसकी हाइट है। ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय में भी कहाँ का काराकोरम श्रेणी, लद्दाख में इसकी लोकेशन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। लास्ट डे की अगर बात करिएगा तो लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि चर्चा में रहे जोरान मिलनवोक को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया। तो जोरान मिलनवोक एक यूरोपीय देश पड़ता है क्रोशिया। क्रोशिया की राजधानी जाग्रेब है ना। तो क्रोशिया की राजधानी जाग्रेब है। क्रोशिया के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो जोरान मिलनोविक बताइएगा। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है? तो भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। इसके अलावा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 16 जनवरी बताइएगा। अभी हाल ही में भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में जारी की गई फोर्टिफाइड चावल की पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, इस चावल की प्रजाति को स्टार्ट किया गया है क्यों? कुपोषण का मुकाबला करने के लिए, कुपोषण पे रोकथाम लगाने के लिए। हाल ही में वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस जापानी संगठन को प्रदान किया गया है? तो 2024 में जापान के संगठन निहोन हिंडाक्यो को जो है यह शांति पुरस्कार दिया गया। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य जो है इस संगठन का, चूँकि ये ऐसे लोगों का समुदाय है, ऐसे लोग का समूह है जो कि 1945 की परमाणु युद्ध की विभीषिका झेल चुके हैं और आने वाली पीढ़ी को परमाणु युद्ध में जो भी आपकी हानियां होती हैं, मतलब भरसक जो है विश्व को परमाणु युद्ध से बचाने का ये कार्य करते हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? निहोन संगठन को, जो कि आपका जापान का। इसके अलावा आगामी 26 जनवरी सन 2025 में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है प्रोबोवो सुबियांटो। अभी हाल ही में किसी आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया है। इससे पहले शक्तिकांत दास जी थे, इनके स्थान पर अभी हाल ही में संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया है। और यह भी याद रखिएगा कि यह किस क्रम के हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा संजय मल्होत्रा जी, जिन्हें हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर बनाया गया है, यह किस क्रम के गवर्नर होंगे? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू किस पर्वत पर स्थित है? तो याद रखिएगा काराकोरम बताइएगा। माउंट केटू कहिएगा या गार्डन नेशनल कहिए। 8,611 इसकी हाइट है। ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय में भी कहाँ का काराकोरम श्रेणी, लद्दाख में इसकी लोकेशन। दार्जिलिंग नामक हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल बताइएगा। मध्य हिमालय श्रेणी का पार्ट है। यहाँ की जो चाय है दार्जिलिंग की, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था विश्व में पहली बार 2004 में। मतलब आपसे ऐसे पूछा जाता है कि पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2004 में। अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के द्वारा किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 77 बताइएगा। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता आपका थल सेना दिवस है ना। 77वें नंबर का मनाया गया। ये लास्ट डे का रिवीजन था। लास्ट क्लास मैंने आपको इतनी चीज़ें आपको बताई थी। टुडेज करंट अफेयर्स, आज का प्रश्न आपके लिए। देखिए, अभी हाल ही में किस देश ने पहला खो खो विश्व कप जीता? करंट का क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और आने वाले समय में आपको मिलेगा। नेपाल, बांग्लादेश, भारत या फिर श्रीलंका। तो हाल ही में किस देश ने पहला खो खो विश्व कप जीता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी, हमारा देश भारत। आपको मालूम है कि लास्ट वीक भारत के नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया और इसमें लगभग 20 देशों ने भाग लिया था। महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों ही वर्ग में जो है
भारत जो है विश्व विजयी रहा है, तो पहला था इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत में इसका आयोजन हुआ इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और भारत भी विजेता बना है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा। कुछ की पॉइंट है यहाँ के बारे में आपको बता दूँ। देखिए, अभी हाल ही में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले विश्व कप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के पुरुष एवं महिला दोनों संस्करणों में भारत ने नेपाल को हराकर पहले विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है ना। तो भारत में ही आयोजन हुआ, भारत ही विजेता बना है, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पूछेगा किस देश को हराया है, तो याद रखिएगा नेपाल को। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, आईसीसी के द्वारा दिसंबर 2024 के किस खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी के द्वारा किस प्लेयर को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या फिर साइमन कॉटिच, है ना। ब्रह्मास्त्र बुमराह, है ना। ये है आपके गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, और इस समय जो है ऑस्ट्रेलिया टीम के दौरे पे भारतीय टीम थी, ऑस्ट्रेलिया देश के दौरे पे भारतीय टीम थी, वहाँ जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देखी गई, और इनके असाधारण प्रदर्शन के कारण आईसीसी के द्वारा जो है जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मंथ यानी दिसंबर महीने के लिए प्लेयर चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे वीके सिंह को किस पूर्वोत्तर राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो वीके सिंह संभवतः सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के लिए इनको नियुक्त किया गया है राज्यपाल, तो ये है आपके वीके सिंह, ऑप्शन नंबर ए, है ना। मिजोरम के राज्यपाल के रूप में इनको चुना गया है। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है और म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ की राजधानी पूछा जाए तो आइजोल बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसी राज्य को जो है मेलोसिस बेसिन, है ना, मेलोसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। मिजो की पहाड़ियों से ढका हुआ ये क्षेत्र आपका है, और यहाँ की राज्यपाल के रूप में वीके सिंह को नियुक्त किया गया, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रही योजना दीपम 2.0 का संबंध किस राज्य से है। दीपम 2.0 का संबंध किस राज्य से है। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो याद रखिएगा दीपम 2.0 योजना किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे राइट, बी, है ना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा जो है दीपम 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया था, और इसका उद्देश्य पात्र अभ्यर्थियों को, पात्र महिलाओं को जो है निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। जैसे हम लोग के यहाँ उज्ज्वला योजना आप पढ़ते हैं, वैसे ही कुछ ये राज्य सरकार की योजना है आंध्र प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। आंध्र प्रदेश जिसकी वर्तमान राजधानी अगर देखा जाए, पहले तो दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद थी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना की राजधानी और आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 सालों तक रही थी हैदराबाद। बाद में अमरावती को इसकी प्रपोजल कैपिटल बनाया गया, और आज के डेट में विशाखापट्टनम जो यहाँ की कैपिटल है ना। इसके बारे में कुछ मेन फैक्ट मैं आपको बता दूं। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के एदुपुरम नामक गांव पर दीपम 2.0 योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है, जो उनके वित्तीय बोझ को कम करने, आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास करती है। तो दीपम 2.0 का संबंध किससे है, गैस सिलेंडर, निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण से है, और किस राज्य से है, तो आप बताइएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न, देखिए इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया। सेशन के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, कापी और पेन लेके बैठिए। जो चीज़ें आपको लगती हैं इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है, उसको आप नोट कर सकते हैं। और इस तरह का वीडियो मैं लगभग हर दिन आपको देता हूं। हर दिन आपका जो है मॉर्निंग में सुबह 5 बजे ये वीडियो आपको पब्लिश होता है। अगर संभव हो
सवेरे 5 बजे आप 10 मिनट का समय निकाल के जो इसको देख सकते हैं। और मान लीजिए आप सवेरे 5 बजे नहीं भी उठते हैं तो दिन भर में कभी भी 5 से 10 मिनट का समय निकाल के इसको देखिएगा। इसका प्रॉपर नोट तैयार करिएगा, निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा होने जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा नुग्गु वन्यजीव अभ्यारण्य किस बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है ना, किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग है नुग्गु वन्यजीव अभ्यारण्य? सुंदरवन, बायोस्फीयर, नीलगिरी, कान्हा या फिर अचानकमार, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कुल कितने अभ्यारण्य, कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बताइएगा। 18। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18, और 18 में पहला कौन है तो दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही जो है आपका यह नुग्गु वन्यजीव विहार क्षेत्र स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर नीलगिरी आपका हो जाएगा। नीलगिरी का विस्तार अगर पूछा जाए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन किन राज्यों में पाया जाता, तो आप बताएंगे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। और ये नुग्गु वन्यजीव विहार क्षेत्र इसी बायोस्फीयर का भाग है, किस राज्य में है, तमिलनाडु में। नीलगिरी के बारे में एक फैक्ट मैंने बताया कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, संभवतः 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन जो आपका है वह वेस्ट बंगाल में, कान्हा बायोस्फीयर आपका एमपी में है, और अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, है ना। 3 का तो मैंने लोकेशन बता दिया। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, नीलगिरी दक्षिण भारत तमिलनाडु कर्नाटक केरल, और कान्हा आपका एमपी में। अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, मध्य प्रदेश, देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहे पंकज त्रिपाठी को किस राज्य के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, चर्चा में थे। और ये है किस राज्य के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए इज़ द राइट। मध्य प्रदेश के राज्य के पर्यटन विभाग के इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अब देखिएगा, देखिए हाल ही में चर्चा में रही कदार जनजाति किस राज्य समूह में निवास करती है। राज्यों का ग्रुप दिया गया है और पूछा गया है कि कदार जनजाति किस राज्य में मिलती है, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र या कर्नाटक, किस राज्य समूह मिलती है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर होता वह हो जाएगा दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में कहाँ, केरल और तमिलनाडु, है ना। केरल और तमिलनाडु में ये पाई जाती। जनजातियों से प्रश्न आपके बनते हैं, अच्छा खासा बनते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने आपको बताया जनजातियों के बारे में। एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, उसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या मैं करूँगा। आप मुझे बताइएगा कि भारत की एकमात्र जनजाति जो हिंदुओं के त्यौहार दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तब तक मैं इस प्रश्न की व्याख्या मैं आपको बता दूं। की पॉइंट जो है, देखिए केरल के वाझाचल जिले में कदार जनजाति आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित क्षतिग्रस्त प्राकृतिक वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। कदार मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के जंगलों में निवास करती है और ये स्वदेशी लोग हैं। इन्हें भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में चिन्हित किया गया है। उनका नाम कदार काडू के नाम से आया है, जिसका अर्थ जंगल होता है। तो एक प्रभावित जनजाति है जो अन्य लोगों से प्रभावित हुई है, और उनके उत्थान के लिए सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो है ये आपका तमिलनाडु और केरल में निवास करने वाली जनजाति है ना। ये तो रहा आज का सेशन। प्रीवियस डे जो लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, यह किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा गया। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुडी पर्वत चोटी। हाइट इसकी पूछी जाए तो इसकी हाइट होती है 2695 मीटर। और किस राज्य में है, केरल में है। किस पर्वत चोटी का भाग है, तो अन्नामलाई बताइएगा। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची, पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो इसकी लोकेशन केरल राज्य में हो जाएगी। ये तो रहा लास्ट डे का बात। आज का प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे,
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक अन्य राज्यों के साथ स्पर्श करती? अब आप उत्तर प्रदेश खोज रहे होंगे, मैंने उत्तर प्रदेश आपको दिया ही नहीं है जानबूझ के, ताकि मैं देखूं किस लेवल तक आप लोग तैयारी किए। मैंने पूछा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। उत्तर प्रदेश अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है ही नहीं। इन 4 में कौन है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा, ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।